नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। बात ऐसी हो जो सीधे आप तक पहुंचे, मुद्दे ऐसे हों जो सीधे आपसे जुड़े हों। अक्सर खबरों के शोर में हमारे और आपके काम की बातें पीछे छूट जाती हैं। कुछ बदलने की हमारी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं। तो नए अंदाज में कुछ कहने, कुछ सुनने और बहुत कुछ समझने की करेंगे कोशिश। इस शो में बात ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे ये हुई ना बात। किसने सोचा था कि ये वक्त भी आएगा जब मशीनों को बनाने वाला इंसान इस बात से परेशान होगा कि मशीनें कहीं उसका वजूद ना खत्म कर दें। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दुनिया एआई के खतरे से सहमी हुई है। खौफ खाने वालों में आम लोग ही नहीं बल्कि वो लोग भी हैं जिन्होंने एआई को उसके एडवांस स्टेज तक पहुंचाया है। तो ऐसा क्या हुआ कि एआई को बनाने वाले ही अब एआई से डर रहे हैं? क्या वाकई एआई इंसानी सभ्यता के लिए खतरा बन चुका है या फिर ये पूरी कल्पना भर है? आज इसी बात को अपने मेहमानों से समझेंगे, करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। कि एआई की क्रांति के साथ साथ बहुत बड़े खतरे भी सामने आ रहे हैं। बहुत जल्द ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की इंटेलिजेंस को पार कर जाने वाली है। तो उसके बाद एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हम सबके समक्ष आने शुरू हो जाएंगे। एक सर्वे कहता है कि 2062 तक ह्यूमन इंटेलिजेंस को पार कर देगी एआई। हालांकि अगर आप सैम की बात सुने, जो ओपन एआई के मुख्य प्रवक्ता हैं और मुख्य व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि साहब ये शायद माइलस्टोन अगले 12 सालों में ही आ सकता है। एआई क्या क्या कर सकता है, अब दुनिया इस सवाल से आगे बढ़ गई है। अब सवाल ये कि एआई क्या क्या नहीं कर सकता है, और इन्हीं शब्दों में वो डर मौजूद है जिसने दुनिया के 3 प्रमुख एआई कंपनियों के बड़े अधिकारियों को दहशत में डाल दिया है। चाहे वो ओपन एआई के प्रमुख कार्यकारी सैम ऑल्टमैन हों या फिर गूगल डीप माइंड के डेमिस हासाबिस, सबकी चिंता यही है कि एआई को अब नहीं रोका गया तो दुनिया का अंत तय है। बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानूनी स्वरूप से नियंत्रित करें, ताकि इंश्योर कर सकें कि ये कभी भी इसका इस्तेमाल इस तरीके से ना किया जाए कि जो इंसानों का जो इंटरेस्ट है, ह्यूमन इंटरेस्ट है, वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो। एआई से डर के अपने पहलू और अपने तर्क हैं, लेकिन इसे खारिज करने वालों की भी अपनी दलीलें हैं। एआई की दुनिया में चल रही हलचल पर बारीक नजर रखने वालों का कहना है कि एआई के खतरों को लेकर जो बात कही जा रही है, उसके पीछे न तो कोई ठोस वजह हैं और न ही कोई पुख्ता आधार। विशेषज्ञों का ये कहना है, हमने दुनिया के कई जो दुनिया के बड़े विशेषज्ञ हैं उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है ये टेक्नोलॉजी पे निर्भर नहीं करता, ये उस इंसान पर निर्भर करता है जो उस टेक्नोलॉजी को चला रहा है। अब अगर एआई से जुड़े हुए खतरों की बात करें तो ज्यादातर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसा समय आएगा जब मशीनें इतनी समझदार हो जाएंगी कि वो इंसानों को टक्कर देने लगेंगी, इंसानों के ऊपर हावी हो जाएंगी, पूरी सभ्यता पर हावी हो जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला। एआई ने अभी भी किसी भी तरीके से कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है कि एआई अपने आप में कॉन्शियस हो जाएगा। एआई अपने अंदर ह्यूमन इमोशंस ले पाएगा और उसके अंदर एक इंसानी एम्बिशन का कोई थ्योरी होगी। हाल फिलहाल फ्रॉड के लिए जिस तरह से एआई को टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह से हमारी जिंदगी में एआई का दखल बढ़ रहा है, उसने चिंताएं तो बढ़ा ही दी हैं। जाहिर है पूरे मसले का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है जिसे समझना जरूरी है। सबसे पहले तो हमारी इनसिक्योरिटी मतलब हमारी जो प्राइवेसी है, हमारी जो जिंदगी है, उसका सारा डाटा पब्लिक हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। हमारी डिसीजन मेकिंग की क्षमता बहुत कम हो गई है।
क्या अभी से एआई को इंसानी सभ्यता के लिए खतरा मान लिया जाए और उसी हिसाब से सतर्क रहकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परखा जाए, या फिर तकनीक के इस नए दौर में एआई को थोड़ा और वक्त दिया जाए? फिलहाल तो दुनिया इन्हीं दो विचारों के बीच झूल रही है। कुछ को लग रहा है एआई को नहीं रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा, और कुछ को लग रहा है अनर्थ की चिंताओं में अभी कोई अर्थ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, चिंताएं बहुत ज्यादा हैं और चिंताओं के साथ सवाल भी बहुत ज्यादा हैं। क्या एआई मानव सभ्यता के लिए खतरा है या फिर ये हमारे एक साथी की तरह हमारा कोई मददगार है? तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उन खतरों के बारे में, उठ रहे सवालों का जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। सनी नेहरा हमारे साथ एआई एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। पवन दुग्गल साहब हमारे साथ है, साइबर एक्सपर्ट। रितेश भाटिया साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ कपिल कक्कर साहब साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पहला जिससे मैं इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी, क्या एआई हमारे लिए खतरा है? सनी नेहरा जी, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जरा समझाइए, क्या एआई खतरा है या मददगार है हमारा? देखिए, ये दोनों ही है, मददगार भी है और आगे चल के खतरा भी हो सकता है। जैसा कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम एआई के साथ देख रहे हैं वो ये है कि हमें एआई को टाइम के साथ और ज्यादा अनसुपरवाइज करते जा रहे हैं और इसे और ज्यादा बेटर करते जा रहे हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाए, जो हम रियल लाइफ में करते थे। पहले हम ऐसी मशीन्स बनाते थे जो बिल्कुल ही मोनोटोनस टास्क करती थी, बिल्कुल ही सिंपल टास्क। अब हम ऐसी मशीन्स बनाने लग गए हैं जो इंटेलिजेंट टास्क करती हैं। अब हम धीरे धीरे ऐसी मशीन्स बनाने लग गए हैं जो ह्यूमंस के जितने इंटेलिजेंट टास्क कर सकती है, जो थोड़े और ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। अब हम ऐसी मशीन्स बना रहे हैं साथ में जिसके रिजल्ट्स, एल्गोरिथम्स हमें खुद नहीं पता होता, जो मशीन लर्निंग में कर रहे हैं। वो खुद से अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेवलप कर रही है, मशीन मॉडल्स ट्रेन हो के ऐसे एल्गोरिथम्स बन रहे हैं जिनको हम स्टडी भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। तो ऐसे में हम धीरे धीरे फिर उस स्टेज की तरफ चले जाएंगे जहां पर हम उसको कॉन्शियसनेस देना शुरू कर देंगे ताकि हमारी और ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम सोल्व हो सके जो हम नहीं कर पाते, या वो मशीन खुद से सिंगुलरिटी अटेन करके उस कॉन्शियसनेस को अटेन करना शुरू कर लेंगी। तो आगे चल के जो इससे खतरा होना है वो तो एक दिन होना ही है। देखिए, कहीं ना कहीं इंसानों के लिए सिंगुलरिटी अटेन करना थोड़ा एक हार्ड टास्क था। या तो हम पहले स्लोली साइबोर्ग्स में चेंज होंगे। अभी हम देख रहे हैं जैसे किसी का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, लिम्स कुछ भी इफेक्ट होता है तो हम एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगा लेते हैं जिसमें एक नर्व्स का सिस्टम बना होता है जो बेसिकली मशीन लर्निंग के थ्रू हमारे ह्यूमन नर्व से जिसे ट्रेन किया जाता है जिस लिम्स को। अब हम धीरे धीरे आईज के लिए कुछ रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे। अब देखिए, इलोन मस्क हैं जो उनके जो स्टारलिंक है उनको परमिशन मिल गई है टेस्ट करने की ब्रेन को, कि ब्रेन में डायरेक्ट डाटा डाला जा सकता है कि नहीं। हम धीरे धीरे जो साइबोर्ग्स की जो पैरेलल एक एवोल्यूशन आ रही है, इसका मतलब तो सनी जी, क्योंकि अगर हम ये सारे पहलुओं को जिसका जिक्र आप करें, इसका मतलब तो हम सीधे तौर पर यही कहें कि मानव सभ्यता के लिए खतरा है। कुछ चीजें फायदा भी करती है लेकिन नुकसान भी होता है, इसको भी हम तोलेंगे आगे। लेकिन पवन दुग्गल साहब, आपकी एक राय मैं यहां पर जानना चाहूंगी। देखिए, मेरी राय बहुत स्पष्ट है। ये वो रामपुरी चाकू है जिससे आप सब्जी भी काट पाएंगे, आप खून भी कर पाएंगे। निर्भर आप पर होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब एक आर्म्स रेस आ गई है। अलग अलग कंपनियां इस नई होड़ में उड़ गए हैं कि चलिए हम नए नए प्रकार के ज्यादा पावरफुल जेनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स बनाते हैं। तो बना तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ समस्या भी आ रही हैं। जब सैम कह रहे हैं कि साहब 2035 तक ही हमारे पास समय है, आप इसको नियंत्रित करना है कर लीजिए वरना कमान आपके हाथ से बाहर निकल जाएगी, तो मैं काफी हद तक इसे व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं। क्योंकि आज मैं अगर आप लैंडस्केप को देखता हूं तो पाता हूं कि बहुत ऐसे इंस्टेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जो शो करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोग बनता जा रहा है। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाएगा वो नहीं कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। तो जब ये मनमानी अपने बड़े पैमाने पर करेगा, खास तौर पर जब इंसानों को नुकसान करने की दिशा में करेगा, तब वास्तविक तौर पर लोग जगेंगे। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तभी दुनिया भर में कोशिश की जा रही है कि चलिए हम अभी लीगल फ्रेमवर्क्स एकत्रित करें। एक फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट है जिसने एक ओपन लेटर लिखा है तमाम सारी एआई कंपनीज को, कृपया आप अपने जायंट एआई
जो जो आपके परीक्षण हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको कृपया 6 महीने के लिए बंद कर दीजिए। क्यों? ताकि आप समय दीजिए कि सरकारें अब विशेष तौर पर कानूनी प्रावधान ला पाएं ताकि वो इस एआई का नियंत्रण कर सके। देखिए, हर व्यक्ति कह रहा है कि साहब नियंत्रण करना जरूरी है, लेकिन कैसे होगा नियंत्रण? उसके लिए कोई बुनियादी आपको जो कॉमन लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनका विकास करना पड़ेगा और उस पर मतभेद भी नहीं होने पड़ेंगे। तो चुनौतियां बहुत ज्यादा है। जितनी जल्दी हम जग जाएं कि ये मानव मात्र के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है जो इंटेलिजेंस बनता जा रहा है। रितेश भाटिया जी, पवन जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। रितेश जी, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको एआई कवर करेगा, या मैं कहूँ, अब बहुत सारे छोड़ दिए, मैं कहूँ कि हर एक पहलू को, हमारी जिंदगी के हर पहलू को, हर क्षेत्र में एआई कहीं ना कहीं एआई का दखल आ ही चुका है या फिर आने वाले समय में आ जाएगा। पवन दुग्गल साहब ने बहुत सही तरीके से इसकी शुरुआत की थी कि आप इसको रामपुरी चाकू देख सकते हैं, सब्जी काटिए या किसी का कत्ल कीजिए। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पहलुओं पर चर्चा करते हैं, अगर उसकी बात करते हैं, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? अब फर्ज कीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ही आपको एग्जाम्पल देती हूं अभी, कि फेक न्यूज से किस तरीके से या फेक आवाज बना के ठगी की जा रही है, या फेक न्यूज फैला के बॉम्ब की अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे बहुत सारे किस्से दुनिया के अलग अलग कोनों से सामने आ रहे हैं। जी, तो पहले बहुत धन्यवाद कि आप ये पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इससे मतलब जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर आप देखेंगे ना, तो जो जीनी है वो बोतल से निकल चुका है और अब इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपने जैसे वो फेक आवाज की बात की, तो चीन में ऐसा ही हुआ था कि एक मदर को फोन आता है कि जैसे उनकी बेटी किडनैप्ड है वगैरह, और वो बेटी चिल्ला रही है, उनसे बात कर रही है वगैरह सब, और वो रिकग्नाइज भी कर पा रही है क्योंकि वो देख रही है अपनी बेटी को, उसकी आवाज भी पहचान रही है। लेकिन ये कुछ नहीं था, लेकिन एक कंप्लीट डीप फेक था और ये एआई के थ्रू उसका वॉइस, फेस वगैरह सब कुछ क्लोन किया गया था। जब हमारे पहले जमाना जब इंटरनेट भी नहीं था, तब हम करते थे ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो। इंटरनेट का जमाना आया जब हम कहने लग गए कि हर चीज को डिस्ट्रस्ट करो और वेरीफाई करो। अब एक जमाना ऐसा आ रहा है कि आप डिस्ट्रस्ट तो करोगे लेकिन आप वेरीफाई भी कैसे करोगे, क्योंकि आपको जो दे रहा है, दिखाई दे रहा है वगैरह, वो सब कुछ बहुत ज्यादा रियल है। और उस टाइम पे जिस हिसाब से जैसे ये स्कैम हो जाए, इसको हम पॉपुलरली ग्रैंड पेरेंट स्कैम्स बोलते हैं, जिसके अंदर मतलब एक मान लीजिए दादा दादी को फोन आ गया कि आपकी जो पोता पोती है उनको वो बीमार है या हॉस्पिटल में है, तो पहले वो ऐसे डराया जाता था, अभी तो उनको दिखाया जाएगा, उनकी आवाज भी बताई जाएगी जो कि इतनी रियलिस्टिक रहेगी कि वो जो दादा और दादी है उस चीज को बिलीव कर लेंगे और पैसे सब दे देंगे। तो उस टाइम पे जब वो उनको ऐसा कुछ हो जाता है तो वो वेरीफाई करने की सोचेंगे भी नहीं। तो इसके लिए अगर हम नेगेटिव साइड की बातें करें तो एआई उतना ही मतलब नुकसानदायक है जितना उसके जो पॉजिटिव के जो इफेक्ट्स है। बिल्कुल, एआई उतना ही नुकसानदायक है। लेकिन हमने चर्चा की शुरुआत इस सवाल से भी की थी। कपिल कक्कड़ साहब, मैं आपके पास आती हूं कि क्या मानव सभ्यता इससे खत्म होगी? देखिए, हमारा जो फोकस होगा या फोकस है, अभी हम ऑलमोस्ट ज्यादातर वक्त अपने फोन पे बिताते हैं। एआई आएगा, हम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएंगे। क्या ये हमारी अपनी या मानव सभ्यता के लिए भी बड़ा खतरा है, हमारे वजूद के लिए बड़ा खतरा है? देखिए, हमारे लिए खतरा ऑलरेडी बन चुका है। अगर मैं आपको कहूँ, आप अपना मोबाइल फोन 2 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए इधर उधर रख दीजिए या कोई आपसे ले ले, तो आपको अगर फीवर, आपको बुखार की इतनी चिंता नहीं होगी जितना आपका मोबाइल फोन कहाँ गया। आज की डेट में ह्यूमन इतना डिपेंडेंट ऑलरेडी हो चुका है एआई पे और मोबाइल फोन जैसी चीजों में कि उसका जो कंफर्ट जोन है वो दिन पे दिन कम हो रहा है। उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। और साथ में जो वो इन्फ्लुएंस जैसे एआई कर सकता है, आपको वही चीजें बार बार दिखा के आपका मन बदल सकता है, वो भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑलरेडी है। ये जो अपना जो लास्ट आपका यूएस इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर भी रशिया के ऊपर यूएस ने यही एक्यूजेशन लगाया था कि ये लोग कहीं ना कहीं हमारे वोटर्स को, अमेरिकन वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब आप इसमें 3 चीजें देखिए। एक तो एक आदमी की इंडिविजुअल डिपेंडेंसी, दूसरा उसका अपने आप बिहेवियर एज फार एज दी अडेप्टेबिलिटी इज कंसर्न, तीसरा बाहर की ताकत की वजह से आपको एक तरह से आपके माइंड को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो आप एक तरह से रोबोटिक हो जाएंगे बिना आपको पता चले। आपका वो कन्विक्शन हो जाएगा उस चीज पे, और वहां पे अगर कन्विक्शन हो गया, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है,
वो सब आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या जाहिर गलत सी बात है, इसी को हम कनेक्ट कर देते हैं कि आपकी सोचने समझने की क्षमता अगर खत्म हो जाएगी या आप एक डिवाइस पे ही डिपेंड हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका वजूद एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो जो पिक्चर आपको दिखाई जाएगी आप वही देखेंगे बेसिकली, और उसी पे विश्वास रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ा सवाल सनी नेहरा जी भी हमारे साथ है। सनी जी, ये भी बताइए कि ताकत, क्या ये भी खतरा है कि ताकत अगर किसी एक के ही हाथों में आ जाएगी तो वो भी सबसे बड़ा खतरा होगा, खासतौर पर दुनिया के लिए भी? हाँ जी, देखिए ये तो एक खतरा होगा ही। और ये अभी देखिए जो ये इवन जो आईटी कंपनीज हैं इनकी भी जो मोनोपोली बन रही है, चाहे वो गूगल है, मेनली गूगल का काफी चीजों में मोनोपोली बन चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ा खतरा रहेगा। अब आप देखिए इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम होगा वो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिस पर हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे आगे चल के, वो हमें कंट्रोल करेगा। हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे होंगे, हम तो पूरे डंब हो चुके होंगे टाइम के साथ। हम धीरे धीरे इंटेलिजेंट मशीन बनाते जा रहे हैं, हमें रिप्लेस करने के लिए बनाते जा रहे हैं। उसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, वो है कॉन्शियसनेस। कोई ना कोई रिसर्चर आके उसमें थोड़ी सी कॉन्शियसनेस ऐड करेगा। कॉन्शियसनेस है ही क्या? बेसिकली एक मशीन को हमें यही सिखाना है कि आपको जीना है किसी तरह, जैसे इंसान जीना चाहते हैं, मरने से डरते हैं, बचते हैं, बस वही चीज उन्हें देनी है। फिर वो कॉन्शियसनेस के साथ इवोल्व भी करेंगे, वो सिंगुलैरिटी भी लाएंगे, वो अपनी मोनोपोली भी बनाएंगे। वो हमसे वो बहुत बड़े ज्यादा खतरा बन जाएगा जो मशीन सिस्टम है वर्ल्ड में, वही रह जाएंगे। बिल्कुल पवन दुग्गल साहब, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब एआई के लिए भी क्या लगता है, अगर हमें इन सारी चीजों को कंट्रोल करना है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना है या उस पर भी कंट्रोल करना है, क्या कुछ बदलाव लाने की जरूरत है? मुझे लगता है बहुत जबरदस्त बदलाव लाने की आवश्यकता है। पहला, हमें समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हमें नियंत्रित करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ का बहुत जबरदस्त तरीके से विकास करना होगा, जो साइबर लॉ ब्रॉड डिसिप्लिन का एक सब डिसिप्लिन रहेगा। दूसरी बात, हमें देखना होगा कि हम किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने वाली कंपनियां हैं या कोडर्स हैं, उनकी जिम्मेवारी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब कोडिंग लिखेंगे और एआई बनाएंगे तो दायित्व उन पर होगा कि एटलीस्ट वो इतनी रीजनेबल प्रिकॉशन तो रखें कि इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग मानव मात्र के विरुद्ध ना किया जा सके। तीसरी बात, आज एआई के साथ बहुत सारे साइबर क्राइम्स किए जा रहे हैं एआई के माध्यम से और एआई को टारगेट बनाते हुए, तो एआई साइबर क्राइम्स को भी आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। चौथी बात, ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब एक नए प्रकार का मैलवेयर विकसित कर चुकी है जो दुनिया की वर्तमान एंटी मैलवेयर प्रोडक्ट्स अभी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब एआई का दुरुपयोग किया जाएगा साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए, और उस दिशा में भी आपको स्पष्ट तौर पर कदम उठाने होंगे। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल तो ये होगा कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीगली कैसे मानेंगे? क्या वो एक लीगल एंटिटी आप उसे करार देंगे? अगर देंगे तो किस प्रकार की कानूनी मान्यता देंगे, किस प्रकार के अधिकार देंगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एथिकल पर्पसेस के लिए किया जाए, मॉरल पर्पसेस के लिए किया जाए। लेकिन एथिकल और मॉरल वैल्यूज तो इंसानी वैल्यूज हैं। आप मशीन को कैसे समझाएंगे कि साहब इन वैल्यूज को आपने फॉलो करना है? और इस मशीन इंटेलिजेंस में जो बायस आ गया है, जिस डेटा के आधार पर उसे ट्रेन किया गया है, उस इनहेरेंट बायस को आप कानूनी स्वरूप से कैसे परिभाषित कर पाएंगे? क्या क्या आप राइट्स और ऑब्लिगेशंस स्पेसिफाई कर पाएंगे ड्यू डिलिजेंस को लेकर? ये बहुत बड़ी चुनौती है जो विभिन्न प्रकार के जो कानून निर्माता हैं उनके सामने रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी भारत के सामने अब कुछ विकल्प हैं। यूरोपियन यूनियन एक ड्राफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ को बना रहा है, उससे हम सीख ले सकते हैं। चीन ने हाल ही में नए रूल्स बनाए हैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स और उन कंपनीज के लिए जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही हैं। और अगर हम अमेरिका पर नजर डालें तो इलिनॉय में ऑलरेडी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो इंटरव्यू एक्ट है। तो इन तमाम सारे जो राष्ट्रों का जो क्यूमुलेटिव विजडम है उससे भी भारत सीख ले सकता है। जो राष्ट्रों ने अपनी राष्ट्रीय नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसीज बनाई हैं उससे भी क्या क्या सीख भारत ले सके वो इम्पोर्टेंट है। बट अल्टीमेटली आपको बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। आप अपनी धुन में सो नहीं सकते, आप अपनी मग्न में आगे रह नहीं सकते। इसलिए जरूरी है जल्दी से जल्दी आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आइए। बिल्कुल रितेश जी, देखिए हम
सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना और समझना चाहते हैं। हम अगर एआई की कुछ नेगेटिव चीजों की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी पॉजिटिव चीजों के बारे में भी देखना होगा। लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा, या चर्चाएं इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि एआई को वजूद में लाने वाले ही इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। वहीं से ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर चीजों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मानव सभ्यता पर बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए ये चिंता का भी विषय है और इसीलिए चर्चा का भी विषय है। रितेश जी। जी बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे, जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि जो एआई का जो पॉजिटिव्स है और जो नेगेटिव्स है, अभी हाल फिलहाल जो नेगेटिव्स है वो पॉजिटिव्स को बहुत ज्यादा आउटवे कर रहा है। तो इसके लिए जिन्होंने भी ये बनाया भी है उनको भी ये कंसर्न दिख रहा है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि कैसे ये मिसयूज हो रहा है। एक टाइम था जब वो सोच रहे थे कि हाँ ये कोई मिसयूज ऐसे कर सकता है, लेकिन आपने भी देखा होगा देश विदेश में हर जगह, जैसे जब साइबर क्राइम्स भी हो रहे हैं, आपको पता है कि क्या क्या मॉडस ऑपरेंडाइज यूज किए जा रहे हैं। यानी कि जो क्रिमिनल्स है वो हमसे हर चीज में 10 कदम आगे है, तो वो ये एआई को अडॉप्ट करने में भी दूर नहीं रहने वाले हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है ये जो डेवलप कर रहे हैं, जैसे ये जो बड़ी कंपनीज है, इनके लिए ये दो प्रिंसिपल्स मतलब हमेशा उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। एक है सिक्योरिटी बाय डिजाइन और एक है प्राइवेसी बाय डिजाइन, कि हमारी चीजें हम प्राइवेट भी कैसे रखें। अभी कितनी सारी चीजें अगर आप गूगल बार्ड में डाल रहे हो या चैट जीपीटी में डाल रहे हो, वो हर चीज आपका रिकॉर्ड कर रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे भी एप्स आ गए जिससे आप एक्चुअली एक पर्टिकुलर ऐप है जिसके अंदर आप उनसे बात कर सकते हो और वो स्लोली आपके इमोशन समझेंगी। और आपको एक हिसाब से एक साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक अकेलापन फील भी हो रहा है, आप वो उससे ही बात करोगे। वही आपकी मतलब गर्लफ्रेंड है, वही आपकी वाइफ है, वही आपकी फ्रेंड है, वही आपकी साइकोलॉजिस्ट है। बिल्कुल। तो ये लेवल तक हम जा चुके हैं और हमको समझना पड़ेगा, जैसे सनी कह रहे थे कि हम लिटरली हम जैसे साइबॉर्ग्स बनते जा रहे हैं और यही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको भी एक ब्रेक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कपिल जी, इंसान ने मशीन बनाई लेकिन इंसान खुद ही अब मशीन बनता जा रहा है। बिल्कुल, अब मशीन भी बनता जा रहा है। और जैसे अभी इन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इंसान एक मशीन से ही प्यार करना शुरू कर देगा, उसी के ऊपर ही इतना हो जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि अनकंडीशनल लव उसको वहां से मिल रहा है, उसके इमोशंस मशीन को समझ रही है। कि तो हर एक चीज, अब जैसे जापान के अंदर मैं देख रहा था, उन्होंने डॉग्स तक मतलब एनिमल्स तक बनाने शुरू कर दी है। तो अब उसका क्या मतलब है कि अब आपको जो रियल जो डॉग्स, लिविंग डॉग्स है, उनको पालने की जरूरत, क्योंकि उनको पालने का मतलब है आपको उनको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, पूप भी करवाना है, वगैरह वगैरह भी करवाना है। तो अब आपने एक अपने अंदर ही एक ऐसा रोबोट और अपने घर में ही ऐसा एक कर लिया है जिसके ऊपर आप जो बात कर सकते हैं, जो आप कहना चाहे, जो सुनना चाहे, और आपको लगेगा कि आपको कोई और नहीं समझता, बट वही एक रोबोट समझता है। और वहां पे आपका मामला खराब हो जाता है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो इलॉन मस्क ने तो कह दिया है कि इट शुड नॉट बी सीन एज ट्रिवियल बट इट कैन बी अ बिग डिजास्टर। मुझे जहां तक लगता है आगे जाके आप सोचिए एआई, क्योंकि ये खुद ही अपने प्रोग्राम्स लिखता है, मान लीजिए कंट्रीज के न्यूक्लियर साइट्स, न्यूक्लियर उस पर अगर उसका कल को कंट्रोल हो गया, बिल्कुल तो क्या होगा? ये वो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, क्या उसके लिए भी एआई बड़ा खतरा है? अगर है तो किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अभी आपने रिसेंटली देखा था, एक बंदे ने एआई को यूज करके, चैट जीपीटी को यूज करके एक मालवेयर डेवलप किया जिसने एक बहुत ही एडवांस्ड ईडीआर, यानी कि एक सिंपल भाषा में एक एंटीवायरस सिस्टम कह लीजिए, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है, हर एंड पॉइंट पे लगा हुआ है, उसको बाईपास कर दिया। जो मैनुअली एक बंदे के लिए बाईपास करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आप देखिए, चैट जीपीटी अभी इतना नया है, इतना कह लीजिए अनमेच्योर्ड स्टेज में, तब भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो सोचिए जब हम आगे चलेंगे तो कैसे कैसे मालवेयर्स एआई को यूज करके बनाए जाएंगे। अभी भी मैं कुछ ऐसे रिसर्चर्स को जानता हूं, क्योंकि मैं खुद साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से हूं, जो एआई को यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लूप होल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पूरा हमारा एक तरीके से ब्लॉकचेन का जो पूरा सिस्टम है, उसमें जो सारा मेन ऑटोमेशन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता है। तो आप सोचिए, अभी से पहले ऐसी चीजें हो रही हैं, लोग एआई को यूज करके अलग अलग वेबसाइट्स में लूपहोल्स ढूंढ रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी है, इसी टाइप की एक सैप जीपीटी बनी हुई है, और ज्यादा ऐसे टूल्स बनाए जा रहे हैं जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड है। तो अभी से पहले ये ट्रेंड चल रहा है लूपहोल्स ढूंढने का एआई को यूज करके। तो ये जो ट्रेंड है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ये न्यूक्लियर
जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उनकी तरफ भी जा सकते हैं। हमने देखा बहुत सारे फिशिंग अटैक्स के थ्रू बहुत सारे सिस्टम्स हैक हुए हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अलग अलग टाइम। हमने ये चीजें देखी हैं, बहुत सारा उनसे डाटा गैदर हुआ है, बहुत कुछ होता है। पावर ग्रिड हैकिंग हम देखते हैं, इतना कुछ होता है। अभी हमने देखा रिसेंटली यूएसए का नेवी पर इतना बड़ा अटैक हुआ था, यूएसए का नेवी सिस्टम हैक किया था चाइना ने। तो ये जो ट्रेंड है ये उस डायरेक्शन में भी जाएगा। जैसे जैसे एआई और ज्यादा कैपेबल होता जाएगा, उसको यूज करके वो ऐसे ऐसे लूप होल्स ढूंढेगा एआई जो हम नहीं ढूंढ पा रहे थे अभी तक। तो वो कहीं पर भी ढूंढ सकता है। जाहिर सी बात है, हम यही बात कर रहे हैं कि इंसानों से ज्यादा स्मार्ट है, यानी वो चीज वो काम जो इंसान नहीं कर पाया। इंसान का दिमाग नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दिमाग को पूरी तरह से रीड कर लेगा। एक तरीके से हम कहें कि हमने एक मशीन के तौर पर एक दूसरा इंसान डेवलप किया है। पवन दुग्गल साहब, खतरे हमारे सामने हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें अगर कोई डिवाइस या फिर अगर कोई टेक्नोलॉजी हमारे सामने है तो उसका सही सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे में कंट्रोल कैसे इस पर लगाया जा सकता है अगर इसका दुरुपयोग कोई करने की कोशिश करे तो? कुछ बातों को हमें अनुसरण करना पड़ेगा। पहला तो एआई इंडस्ट्री को स्वयं अपने आप से प्रोएक्टिवली सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स बनाने पड़ेंगे। कि साहब हम एआई बनाते तो हैं, बट हम खुद ब खुद ऐसी प्रिकॉशंस देंगे ताकि इंश्योर कर सकें ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग मानव मात्र या मानव समाज के विरुद्ध ना किया जा सके, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं कानून में डर का जो फीलिंग है वो आना चाहिए। लोगों को दहशत होनी चाहिए कि साहब अगर मैंने कोई जिन बना लिया, कोई ऐसे प्रकार का एआई बना लिया जिससे नुकसान राष्ट्रों को, मानव मात्र को होगा, तो मेरी तो छुट्टी हो जाने वाली है, मेरे पूरे धंधे की छुट्टी हो जाने वाली है। उस तरह के कुछ लीगल जब तक आप प्रावधान लेकर नहीं आएंगे तब तक डेटरेंस मौजूद नहीं होगा। और तीसरी बात, ज्यादा जागरूकता आपको उपभोक्ताओं में अंदर डालनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है भारतवर्ष में, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन चल रहा है। भारत में उल्टी की क्रांति हो रही है और भारत के जितने लोग हैं वो उल्टी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स पर, सोचते हुए कि साहब मेरी तो बात कोई सुन नहीं रहा है तो मेरी निजता बिल्कुल सुरक्षित है। भूल रहे हैं कि आज एआई आपके हर प्रोफाइल को बना रहा है। आपके पास कोई ना तो डेटा प्राइवेसी रहने वाली है, ना पर्सनल प्राइवेसी रहने वाली है। दुग्गल साहब, डेटा लीक के तो हाल फिलहाल में बहुत सारे केसेस, बहुत सारे मामले सामने आ ही रहे हैं। और तभी जरूरी हो गया है कि लोगों को आप ज्यादा जागरूक बनाइए कि जब आप एआई को इस्तेमाल करें तो रिस्पॉन्सिबली करें, और प्रोएक्टिवली अगर हम कम से कम जानकारी एआई को देंगे या उसका दुरुपयोग ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे तो काफी हद तक हम एक सही दिशा में जा सकते हैं। बट अल्टीमेटली आपको एक ग्लोबल एआई प्रोटोकॉल लाना पड़ेगा, कानून प्रावधान लाने पड़ेंगे, और हर राष्ट्र को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉज लाने पड़ेंगे ताकि वो एआई के मिसयूज को रेगुलेट कर सके। बिल्कुल, और आपने इसी बात का जिक्र किया कि हर राष्ट्र को लॉज लाने पड़ेंगे, लेकिन रितेश जी, जब दुनिया में इस बात की होड़ लगी हो कि कौन कितना पावरफुल है ताकत दिखाने के लिए, जैसा हमने देखा कि किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इस बात की ताकत दिखाने की होड़ लगी हो, तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वाइड इस बात को लेकर कहीं एक राय बन रही है या बन पाएगी? बननी तो चाहिए, वो तो पवन साहब कह भी रहे हैं और हम सब इस बात पर भी सहमत हैं, क्या बन पाएगी? क्योंकि आज की तारीख में भी हर कंट्री खुद को एआई एक्सपर्ट के तौर पर ही आगे लाना चाहेगा। जी बिल्कुल नवजोत, तो अगर आप देखोगे तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके बताना चाहेंगे कि हाँ हमने ये कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइडियली तो उन्होंने करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एक टाइम पे जैसे कैसे हम एक आईटी सुपर पावर होते थे, अभी वो वैसे ही होने वाला है कि हम एआई में अगर जो सुपर पावर रहेगा वही आगे जाके रूल करेगा, क्योंकि जो डेटा उसको मिल रहा है। पहले तो देखिए क्या होता था, उनको हमारा खाली एक प्रकार का एक डेटा मिलता था जो हम सर्च मारते थे, टाइप करते थे वगैरह। अभी तो उनको हमारी आवाज, हमारे इमोशंस भी समझ में आते हैं। हाल फिलहाल भी जब मैं आपके शो कर रहा हूं तो मेरा जो इधर फोन पड़ा हुआ है उसका माइक्रोफोन का एक्सेस बहुत सारे ऐप्स को है, और ना जाने कितनी सारी कंपनीज मेरी जो आवाज को है वो ले रहे हैं और उसका एक रिदम भी बना रहे हैं कि रितेश कैसे बात करता है, किस समय पे हिंदी में उसका ट्यून कैसे रहता है, पूरा ये एआई चीजें वो कर रही है। और इसी के कारण आपकी आज सिर्फ एक 5 मिनट की कोई आवाज जो मैं आपके चैनल से ले सकता हूं, मैं पूरा का पूरा एक स्क्रिप्ट बना सकता हूं एआई के द्वारा। तो आप समझिए कि कितना ये
हानिकारक होने वाला है। और इसके लिए मतलब हाल फिलहाल जैसे पवन जी ने कहा है रेगुलेशंस की बात, लेकिन जैसे साइबर में हमने बहुत डीले किया है, अभी तक भी हमारे पास कोई चुस्त मतलब जैसे साइबर लॉज नहीं है। तो कम से कम अभी आप एआई के इसमें प्लीज देर से मत जागिए। गवर्नमेंट से यही गुजारिश रहेगी कि आप अभी इसके अंदर स्टेप कीजिए और देखिए कि ये क्या क्या हो सकता है। नहीं तो आगे चल के ना ही 2024 के इलेक्शंस बल्कि प्लस आगे और भी बहुत सालों में ये बहुत बड़ा मतलब वो लग रहा है वेपन होने वाला है। बिल्कुल पवन जी, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया को फिर एआई कंट्रोल कर लेगी। पवन जी, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम। मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जहाँ पे एआई हमारे डेली कंडक्ट को, हमारे बिहेवियर को और दुनिया के लोगों को कंट्रोल कर देगी। अब सवाल है कि हमारे लिए भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि क्या हमें अभी कदम उठाना है या नहीं उठाना, या अभी भी अपनी नींद में से जगना नहीं है। मुझे लगता है नींद बहुत हो गई, जितनी जल्दी जग जाएं और अगले 6 महीनों में 8 महीनों में अगर सरकारें अलग अलग राष्ट्रों की डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉज लेकर आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हम अपने बचाव की दिशा में चल पड़ेंगे। लेकिन अगर हमने 2-3 साल दे भी दिए तो पाएंगे कि इतनी जबरदस्त डेवलपमेंट हो जाएगी कि आप कोशिश भी करेंगे तो शायद आपके कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कदमों को रोक नहीं पाएंगे। तो काम करने का समय अभी है, उठिए, जागिए और नए नए कानून लेकर आइए ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग आप रेगुलेट कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर कपिल, ह्यूमन बिहेवियर में, क्योंकि आपके पास भी इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, ह्यूमन बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आप देख रहे हैं और अगर कुछ नेगेटिव है तो उससे कैसे बचा जा सकता है? चेंजेस तो मतलब बहुत डायनेमिक हो गया है। फैमिलीज टूट रही हैं, बच्चे पेरेंट्स का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके पास इतने सारी चीजें एक्सेस हैं। इसकी वजह से अगर मैं बहुत जाऊंगा तो इसकी बहुत बड़ी वो लिस्ट है कि उसकी वजह से मतलब जिस तरह से लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो रहा है, बच्चे पेरेंट्स की सुन नहीं रहे हैं, बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अपने वर्ल्ड के अंदर इतना वो है आज की डेट में ऑक्यूपाइड और कंज्यूम कि अगर किसी का बच्चा मान लीजिए कनाडा अमेरिका में बैठा, वो पेरेंट अगर आज उससे पूछता है कि भैया क्या कर रहे हो, क्या उसको उसका जवाब 1 दिन बाद मिलता है, 2 दिन बाद मिलता है। आप सोचिए पेरेंट के ऊपर क्या जवाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे भी आजकल बॉदर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक नया खिलौना ऐसा आया हुआ है जिसने उनको कंट्रोल किया हुआ है, चाहे वो 20, 22, 24, 25 साल के क्यों ना हो गए हो। मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगा, एक बहुत सीरियसली, जब हम बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जैसे लॉ की बात हो रही है, अब आप मुझे बताइए अगर चैट जीपीटी किसी चाहे न्यूक्लियर आर्सेनल हो, किसी चीज को डिकोड करके खुद उसके अंदर अगर घुस जाता है तो आप फांसी क्या चैट जीपीटी को लगाएंगे? क्योंकि वो तो प्रोग्राम खुद अब रन हो रहा है, खुद लिख रहा है। तो आप उस केस में क्या करेंगे? दूसरा मेरा सवाल है कि जब हम कहते हैं जल्दी से जल्दी करें, जल्दी से जल्दी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, सेमी ग्रेजुएट्स हैं, जो इतने, उनको कहाँ से समझ आएगा कि किस तरह के लॉज और इसके क्या रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए? ये तब हो सकता है कि जब आप एक आईटी में आप जो हमारे जो प्रोग्रामर्स हैं, जो उनको हेड करते हैं, उनको आप लेके आए इंडस्ट्री में, उनको लॉ मेकिंग में लेके आए, तब जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो आप देखेंगे हर बारी आपको लूपहोल्स मिलेंगे और जो आपके जो मैनिपुलेशन है या वायरस क्रिएट होगा वो आदमी से 10 गुना आगे ही रहेगा। आदमी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आप एक्सपर्ट्स को नहीं लेके आते और इंश्योर नहीं करते कि आप होना चाहिए कि डिले हो। अब चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इनका अच्छा कंट्रोल है, पर सवाल सबसे बड़ा ये इनके भी पॉलिटिशियंस को इतना नहीं है नॉलेज। ये लोग भी डिपेंडेंट रहते हैं एक्सपर्ट्स के ऊपर। तो जब तक आप एक्सपर्ट्स को पार्लियामेंट में इधर उनको नहीं लेके आएंगे। पवन जी देखिए, डॉक्टर साहब बात तो सही कह रहे हैं। अभी तक हम इसी बात को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं कि साइबर लॉज में ही उतनी सख्ती नहीं है। आप ही से हम कितने सालों से चर्चाएं कर रहे हैं, आप ही बता रहे हैं कि साइबर लॉज को लेकर, बिल्कुल साइबर लॉज को लेकर किस तरीके से आपने खुद ने बहुत सारी पहल की है। अभी तो उसी को लेकर
कितनी सख्ती होनी चाहिए उसकी चर्चा हो रही है। और इस बीच हमारे सामने एआई और उसको लेकर भी अब लॉ बनाने हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती। बहुत इम्पोर्टेंट है, चैट जीपीटी अगर खुद कोड लिख रहा है, खुद चीजें लिख रहा है, तो आप क्या उसको फांसी में चढ़ाएंगे? उसके लिए क्या करेंगे? ये भी एक्सपर्ट्स को मैं एक पवन जी से इस पर एक राय लेते हैं। पवन जी, सर म्यूट पे हैं शायद आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैंने हाल ही में 2 किताबें लिखी हैं, चैट जीपीटी एंड लीगैलिटीज एंड GPT-4 इन लॉ, और इन 2 किताबों में मैंने अंडरलाइन किया है कि समय आपके पास अगले 12 महीने तक का ही है कि अगर आप इन जो चुनौतियां हैं, चाहे वो हैलुसिनेशन की चुनौती हो, चाहे वो दुरुपयोग की चुनौती हो, चाहे वो साइबर सुरक्षा में सेंध की चुनौती हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम की चुनौती हो, चाहे वो लीगल रिकॉग्निशन की चुनौती हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंडक्ट की बात हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, सवाल ये होता है कि आपको इन तमाम सारे पहलुओं पर अभी कदम उठाने पड़ेंगे। इंतजार नहीं करना पड़ेगा साइबर लॉ की तरह कि चलिए हमारे पास समय होगा हम कर लेंगे। आज हमारे पास समय है नहीं, जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतना अच्छा हो पाएगा। बिल्कुल, जितनी जल्दी करेंगे उतना बढ़िया हो पाएगा सनी नेहरा, क्योंकि जिस स्पीड से हम हर दिन नए नए फीचर्स या नई नई डेवलपमेंट्स एआई में देख रहे हैं, उससे क्या लगता है कि अब आने वाले कितने वक्त में हम कहें कि मशीन इंसान पर हावी होगी? देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पे हर एक जो बड़ी कंपनी के सीईओ होंगे या हर एक जो एक्सपर्ट होंगे उनका अलग अलग राय होगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग डायरेक्शंस के रिसर्च को देखते हैं। मैं जो मानता हूं कि 80 to 100 ईयर्स में एआई पूरी तरह हम पे हावी हो चुका होगा, हम साइबोर्ग्स बन चुके होंगे काफी ज्यादा हद तक, और हम मशीन से हम तब भी थोड़ा इंफीरियर होंगे। तब एक ऐसी स्टेज आ जाएगी धीरे धीरे जब मशीन हमें ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे, हम पूरी तरह से इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। हम आज भी पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंडेंट ही हैं, हम हर चीज के लिए गूगल यूज करते हैं, हमारा ब्रेन हर चीज के लिए ऑलरेडी इंटरनेट पर रिलाई कर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। तब हम हमारा ब्रेन ऑफिशियली नेट के इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका होगा, जो जैसे इलोन मस्क हैं जो अपना स्टारलिंक में जो ये एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं ऑलरेडी। उस स्टेज में क्या आएगा कि एआई इतना कैपेबल होगा कि वो इंसानों को तो कंट्रोल कर ही पाएगा, एक तरीके से वो पूरे वर्ल्ड को ही कंट्रोल करेगा। ह्यूमंस को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आप पूरे और इसीलिए कंट्रोल कर, यही सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था रतेश जी, क्योंकि फिर इसके बाद तो अगर हम कहें कि पावर, जिसके हाथ में पावर होगी वो वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है, जिसके हाथ में एआई का सुपर पावर होगा वही कंट्री जो है वो सुपर पावरफुल होगा वर्ल्ड का। रितेश जी? जी नवजोत, बिल्कुल वो वैसा ही होने वाला है, और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी एंगल से कोई भी इस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा। जी बिल्कुल, मैं यही सवाल कक्कड़ साहब आपसे करती हूँ। डॉक्टर कक्कड़, कहीं ना कहीं हम एक अवेयरनेस की कोशिश कर रहे तो एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलिए रितेश जी जवाब दीजिए, एक्चुअली आपका जी जवाब दीजिए। हाँ, सो नवजोत मैं कह रहा था कि आप जैसे कह रहे हैं कि कि ये जो कंट्रोल की बात हम कर रहे हैं और जो ये एआई सुपर पावर्स बनेंगे, ये बन के ही रहेंगे। मेरे को नहीं लगता है अभी कुछ भी किया जा सकता है कि हम इससे अभी पीछे आ सकते हैं। इसके लिए जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी जैसे गवर्नमेंट है, भले फिर वो इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करे, एक्सपर्ट्स के साथ करे, लेकिन प्लीज अभी आइए, क्योंकि ये साइबर क्राइम से भी बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज बनने वाली है। हम सिर्फ इसकी सही चीजें दिख रही है, लेकिन जो गलत होगी वो इतनी दहशत होगी, इतनी बेकार होगी कि फिर आप उसमें से वापस नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर कक्कड़? हाँ जी, नहीं, इसमें देखिए एट द एंड ऑफ द डे आदमी को अपने आप को, मतलब आदमी को लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एनवायरनमेंट आदमी को कंट्रोल करता है, उसका बिहेवियर एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। हाँ। जिस तरह आप एनवायरनमेंट देंगे, और एनवायरनमेंट का जो कंट्रोल है वो रूल्स रेगुलेशन वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। अगर गवर्नमेंट उसको सीरियसली लेती है तब जाके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एआई कल को डिसाइड करने वाला है आपने कितने बजे उठना है, कितने बजे एक्सरसाइज के लिए जाना है, कल आपने कौन सा खाना है, और आपने घर से निकलना है कि नहीं,
तो इट मींस डॉक्टर साहब, हम जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं या फिर एक्सपर्ट्स जिन्होंने एआई को बनाया वो जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मानव सभ्यता के लिए खतरा, ऐसे में हमने अभी क्योंकि जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं सनी जी, उन्होंने भी ये बात बताई है कि आने वाले सालों में, कुछ ही सालों में मशीनें इंसान पर हावी हो जाएंगी। जब इस तरह की बातों का जिक्र होता है तो क्या लगता है, क्या मानव सभ्यता बिल्कुल पीछे रह जाएगी? क्या मानव सभ्यता पर वाकई खतरा है? खतरा क्या है? फिर मानव सभ्यता तो अगर वो तो उस हिसाब से तो वो खत्म हो गई। फिर आपका कल्चर क्या रहा? फिर आपका ट्रेडिशन क्या रहा? कुछ नहीं रहा, क्योंकि अगर आपको कल को एआई कंट्रोल कर रहा है अपने हिसाब से, तो वो उस हिसाब से नई ट्रेडिशंस क्रिएट कर देगा, नया कल्चर क्रिएट कर देगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्रेन वॉशिंग इतनी हो जाएगी कि आपके लिए वही डिफाइन करेगा आपको क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे सोचना है, क्या कल्चर, क्या ट्रेडिशन। तो हर एक चीज तो उसी के हाथ में आ गई और वो खुद डिसाइड करेगा। तो ये ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं कि वो किस हद तक हमें लेके जाएगा। बट इट इज गोइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड योर ह्यूमन कल्चर इट इज गोइंग टू फिनिश। ह्यूमन कल्चर के वो पार्ट्स लेते हुए नए कल्चर क्रिएट करेगा, नए ट्रेडिशन क्रिएट करेगा और लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा आज हम कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, फायदे कितने हैं, नुकसान कितना है, किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अगर इसका कहीं नेगेटिव यूज होता है तो, और इसको लेकर किस तरह के कानून बनने चाहिए, और क्या ये मानव सभ्यता के लिए भी खतरा है। अभी के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए।